हाँ, लगभग 10-12 दिन पहले मैंने खुद अपनी फेसबुक पे लिखा था रोएगा कब, एक लाइन लिखी थी मैंने, रोएगा कब, बड़े कमेंट आए थे। तो ये सबको पता है, यानी आप ये देखिए मोदी जी इस कदर ओवर एक्सपोज हो चुके हैं कि वो कब क्या कदम उठाएंगे ये आम जन को पता है। अब ये रोएंगे, अब ये एक्टिंग करेंगे, अब ये एक्टिंग करेंगे, सबको ये जानकारी होगी। जब ये हालात देश में बन जाती है ना आम जनता के बीच में, तो फिर स्थिति ठीक नहीं रहती कि इंडिया गठबंधन प्योर मेजोरिटी ठीक ठाक बढ़िया प्योर तक बहुमत में साफ मुझे दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पर अगर कहूं तो मुझे आज की तारीख में बीजेपी 180-220 सीट के बीच में की ठहरती हुई नजर आ। मैं लखनऊ में ही था, दारुल सफा के बाहर मैं वीडियो बना रहा था। एक युवा आया, बड़े जोश में था और उसने बाकायदा खुद बताया कि मैं ठाकुर समाज से हूं और मैं बीजेपी को उखाड़ने का दम भरता हूं। इस तरह की उसने बातें की, तो मैंने महसूस किया कि शायद ठाकुर जो विरोध पश्चिम में था वो इस बार वहां भी। और अभी तो आपने देख लिया होगा राजा भैया वो किधर हैं, अब सपा की तरफ आ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं विरोध का ही कारण है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। 2024 लोकसभा चुनाव पूरे चरण पर हैं और आखिरी दौर में पहुंच चुका है, यानी 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। इन 4 चरणों में क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौट रही है या फिर इंडिया गठबंधन वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस तरह से 4 चरणों की हवा बता रही है, तो उससे लगता है कि अब की बार कुछ नया होने वाला है। बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहने वाले लोकेश सलारपुरी जी। और अभी हाल ही में लखनऊ साइड में यानी पूर्वांचल में कई लोकसभा सीटों पर अपना चैनल के माध्यम से वहां जमीन पर सर्वे कर आए हमारे बीच युवा पत्रकार मुस्तफा चौधरी। मुस्तफा भाई, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इसराइल आपका। जी लोकेश जी, आपका भी स्वागत। धन्यवाद बहुत बहुत इसराइल भाई। पहले शुरुआत मुस्तफा भाई से। चौथे चरण का जो है चुनाव हो चुका, आप अभी पूर्वांचल से आए, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, कन्नौज हो और लखनऊ हो, आप उधर से आए, तो किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? यानी पूर्वांचल में, पश्चिम से तो चुनाव निपट चुका, पूर्वांचल में चला गया, तो वहां जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए भाई, मैंने जो कवरेज की सभी हॉट सीटों पर की है, जैसा कि कन्नौज जहां से अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां की कवरेज की। पिछली बार डिंपल यादव वहां से हारी थी, इस बार अखिलेश चुनाव मैदान में। राजनाथ सिंह लखनऊ से, जो 25 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, पहले अटल बिहारी जी वहां से लड़े और अब वर्तमान में सांसद हैं राजनाथ सिंह जी। अमेठी पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे स्मृति ईरानी द्वारा, और रायबरेली पिछली बार सोनिया गांधी सांसद रही और इस बार राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि चारों सीटों, हॉट सीट माने एक बड़े लीडर, राष्ट्रीय स्तर के लीडर वहां से लड़े। मैंने चारों सीटें कवरेज की। अब हालात क्या है, मैं पहले कन्नौज से शुरुआत करता हूं। कन्नौज अखिलेश यादव के चुनाव मैदान में है। पिछली बार उनकी वाइफ डिंपल यादव चुनाव हार गई थी मात्र 12-13 हजार वोटों से। इस बार भी ये तो नहीं कह सकते कि मुकाबला आसान है अखिलेश यादव के लिए। मुकाबला है, क्योंकि वहां पर जो चुनाव लड़ रहे हैं सुब्रत पाठक, वो एक बाहुबली टाइप के नेता हैं और उनके तमाम बयान चुनाव के दौरान, चुनाव से एक दिन पहले उनका बयान आया कि हम धरती में गाड़ देंगे सपा के गुंडों को, इस तरह के। यानी कि अपने वोटर को जो है वो बाकायदा बिल्कुल एक दिखाना चाहते हैं निडरता कि हम किसी से कम नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी चुनाव 13 तारीख में जो चुनाव हुआ, सपा कार्यकर्ताओं की कुछ बूथों पर पिटाई की सुब्रत पाठक के कार्यकर्ताओं द्वारा, और अखिलेश को जैसे ही पता चला, अखिलेश भी तुरंत कन्नौज पहुंच गए। कुल मिलाकर चुनाव बढ़िया मुकाबले में है, लेकिन मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव चुनाव आराम से जीत जाएंगे मुकाबले के बीच। अब लखनऊ चूंकि बीजेपी की 25 साल से उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और अच्छी खासी सीट है, वो अच्छी खासी सीट है। वहां पर भी राजनाथ सिंह बड़े आराम से चुनाव जीत जाएंगे, कोई उनको दिक्कत होने वाली लखनऊ के अंदर नहीं है। भले ही इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हो कि लखनऊ में भी मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है, राजनाथ सिंह हार जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह चुनाव जीत रहे हैं। बात रायबरेली की अगर मैं करूं, राहुल गांधी चुनाव मैदान में है और चारों सीटों में अगर सबसे ज्यादा मार्जिन से कोई सीट जीतेंगे तो राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे। बड़ा आसान चुनाव है राहुल गांधी के लिए। उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी वहां डेरा डाले हुए हैं, राहुल गांधी भी वहां रैलियां कर रहे हैं। तमाम इधर पश्चिम से आपके लीडरान
राहुल गांधी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कोई राहुल गांधी को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। उनकी सीट बड़ी आसान सीट है। पिछली बार जो है 2.25 लाख से जीती थी सोनिया गांधी, और इस बार ये मार्जिन बढ़ेगा। बात करेंगे अमेठी की। अमेठी चूंकि स्मृति ईरानी जीती थी पिछली बार 55,000 वोटों से। इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प है। केएल शर्मा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, 40 वर्षों से जो गांधी परिवार का कार्यकाल देखते हैं। वहां मैं आपको बीच में रोकूंगा, वहां आप घूमे उस सीट पर यानी अमेठी पर, तो वहां लोग क्या मानते हैं? राहुल गांधी एन वक्त पर वो पीछे हट गए, ये भी वहां कोई इफेक्ट है? कोई मानते कि वो गलत किया उन्होंने, या फिर ये जो 40 साल पुराना जो एक कार्यकर्ता था कांग्रेस से जुड़ा, इसको मौका दिया, लोग इस पर खुश हैं? बिल्कुल, मैंने ये सवाल लोगों से बहुत लोगों से किया, ऑफ कैमरा भी और वीडियो के अंदर भी, कि यदि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ते तो अच्छा रहता कि केएल शर्मा चुनाव लड़े, अब अच्छा है। तो उनका मानना था कि केएल शर्मा ही राहुल गांधी है, कोई फर्क नहीं मान रहे केएल शर्मा और राहुल गांधी के बीच। उन लोगों के अंदर एक सहानुभूति है राहुल गांधी जो पिछली बार हार गए थे, और उसकी हार का कारण में कहीं ना कहीं पिछली बार जो, क्योंकि अमेठी में गुज्जर संख्या बहुत ज्यादा है, और आपको मालूम होगा जो गुज्जर बहुल इलाके में गए आप लोग, तो गुजरों का वहां पर किस तरीके का? पिछली बार गुज्जर कुछ छिटका था कांग्रेस से। छिटकने का कारण था राजस्थान में जिस तरह से ये जो अब चुनाव हुआ, पिछली बार जब गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया था, सचिन पायलट भी दौड़ में थे, और सचिन पायलट जी को नहीं बनाया गया था। एक थोड़ी वहां के गुजरों में जो है सचिन को लेकर सहानुभूति थी, और इसलिए थोड़ा राहुल गांधी से छिटके थे। आपने बात की इस पैटर्न पर? जी बिल्कुल बात की कि उन लोगों के अंदर ये दुख था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन इस बार थोड़ा वो सेटिस्फाई है, वो गलती का एहसास भी कर रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे उन पर वो खरा नहीं उतरी, और मुस्लिम इलाकों में थोड़ा भेदभाव भी उन लोगों का मानना है कि विकास में थोड़ा भेदभाव रहा, और राहुल गांधी को हराने का उनको एहसास हुआ। और इस बार शायद मैं नहीं मानता कि वहां का मुस्लिम गुर्जर या कोई मुस्लिम इस बार ऐसी गलती कर रहा है। वो केएल शर्मा के पाले में एक लामबंद होकर वहां स्मृति ईरानी हारती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मुझे आज की तारीख में तो स्मृति ईरानी हारती हुई दिख रही है। इसके अलावा और क्या ओपिनियन है देश के प्रति? लोगों का रुझान क्या है? उस पर सवाल आपने किए हो। वहां देश में क्या होने, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए? देखो, मैं कुछ और लोकसभाओं के भी लोग, क्योंकि लखनऊ राजधानी है, बहुत से लोग अलग अलग लोकसभाओं से, अलग अलग जिलों से वहां आते रहते हैं। बात मैंने बहुत लोगों से की, बहुत ही ज्यादा लोगों से, क्योंकि एक तो ये तो एक आदमी की सनक सी होती है, पूछने लगता है किसी से भी। तो मेरे सामने जो देखने को आया, कोई बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जो पिछली बार इंडिया अलायंस की पार्टी कोई भी रही हो, चाहे वो बसपा रही हो या सपा रही हो या कांग्रेस रही हो, कि पिछली बार इन लोगों को वोट किया हो और इस बार वो उनको छोड़कर बीजेपी को वोट कर रहा है, ऐसा मुझे नहीं मिला। हाँ, ऐसे बहुत से लोग मिले जो पिछली बार बीजेपी को वोट किया था 2019 में, और वो इस बार इंडिया अलायंस को वोट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है पिछली बार के मुकाबले में सीटें निश्चित तौर से बीजेपी की घटेंगी। वो कितनी घटेंगी ये नहीं कह सकता, लेकिन आप मान सकते हैं इसमें। अगर मैं बीजेपी की सीट के बारे में बात करूं जो पिछली बार बीजेपी के पास थी, जैसे कैराना हुआ आपका, ये बीजेपी से जा रही है। अमेठी बीजेपी के पास थी, उसको अमेठी को खो रही है। कन्नौज सामने नजर आ रही है, कन्नौज जो है वो बीजेपी के पास थी, वो बीजेपी खो रही है। इसी यहाँ मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। पश्चिम में तो ठाकुर समाज ने एक विरोध किया और वो एनडीए यानी बीजेपी से छिटका और इंडिया अलायंस की तरफ जाता हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखा। पूर्वांचल में इस तरीके का कोई नाराजगी किसी समाज की पार्टी के प्रति या नेताओं के प्रति कुछ इस तरीके की नाराजगी दिखाई? जी बिल्कुल, ये वीडियो में रिकॉर्ड भी है मेरे पास। मैं लखनऊ में ही था, दारुल सफा के बाहर मैं वीडियो बना रहा था। एक युवा आया, बड़े जोश में था वो, और उसने बाकायदा खुद बताया कि मैं ठाकुर समाज से हूं और मैं बीजेपी को उखाड़ने का दम भरता हूं। इस तरह की उसने बातें की, तो मैंने महसूस किया कि शायद ठाकुर जो विरोध पश्चिम में था वो इस बार वहां पे। और अभी तो आपने देख लिया वो राजा भैया वो किधर हैं, अब सपा की तरफ आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं विरोध का ही कारण है। आखिरी सवाल आपसे, बसपा को लेकर लोगों का क्या रुझान है उस तरफ? बसपा की वहां कई सीटें थी और पुरानी पार्टी है, तो वहां बसपा को लेकर क्या? बसपा के बारे में बहुत जगह मैंने सवाल किया, खास तौर से दलित अगर मुझे कोई मिला, और दलित का अगर बीजेपी की तरफ तो मुझे नहीं रुझान मिला। बहुत सी जगह कहा कि हम बीजेपी बसपा को ही वोट देंगे, लेकिन बहुत से दलित जो मिले, दलितों में भी कोई ऐसा मुझे नहीं मिला जो बसपा को छोड़कर बीजेपी को वोट कर रहा हो। इंडिया अलायंस की तरफ ही उनका रुझान देखने को मुझे मिला।
जिस तरह से संविधान बदलने की बात की जा रही है, तो आपने लगा के दलितों के अंदर ये हाँ, चीज ये नारा जो 400 पार का था, और 400 इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें, ये बीजेपी के 100% विरोध में जाता हुआ मैंने दिखाई दिया। चलिए अब बात करते हैं लोकेश जी से। लोकेश जी, 4 चरण हो चुके हैं, अब देश में क्या हालात नजर आ रहे हैं? 5वें चरण की बिल्कुल तैयारी है, 20 तारीख में 5वां चरण है, तो अब देश में क्या माहौल नजर आ रहा है? पश्चिम से चुनाव निपट गया, पूर्वांचल में चला गया, और इसके अलावा देश में किस तरीके का हालात है? देखो, जो फिलहाल नजर आ रहा है वो तो साफ है कि फिलहाल एक अंडरकंड जो बोलता है, एक लहर बीजेपी की तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसा करंट है अंदर खाने जमीन पे, चूंकि जमीनी मुद्दों पे चुनाव है, इस बार लोकल लेवल पे चुनाव है, मैं तो ये मान के चलता हूँ, तो वो बीजेपी के बहुत ज्यादा खिलाफ जा रहा है। और इनकी, आप ये समझिए कि इनकी प्लानिंग में गड़बड़ रही है। क्या रहा कि पिछले 2-3 चुनावों से सबसे पहले चरण में वेस्ट यूपी से शुरू करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ से माहौल बना लेते थे, हिंदू मुस्लिम करा लेते, ऐसा कुछ कराते थे, और फिर पूरे देश के चुनाव में उसका लाभ ही उठाते थे। इस बार वो उल्टा हुआ। हमें फक्र है कि हम केरला सीट के वोटर हैं, और ये केरला पहले चरण में था, यही से माहौल बदलते थे, जो पलायन वगैरह के मुद्दे में 2019 में यही से उठाए थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार उल्टा हुआ। इस बार पहले चरण में खासतौर पर केरला हॉट सीट बनी, और केरला से जो चुनाव हुआ उसका माहौल पूरे देश में गया। पहले चरण में वही रहा, फिर दूसरे चरण में और बढ़ा, तीसरे में और बढ़ा, चौथे में और बढ़ा। जो अगले आने वाले चरण है, अभी यूपी की 41 सीट बाकी है, 5वें, 6ठे, 7वें चरण में। और जहां तक मेरे पास जानकारी है, वैसे कुछ लोगों का मानना यह है कि लगभग 30-32 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी हार सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि लगभग 20-22 सीट फंसी हुई है, और मान के मैं चलता हूँ लगभग आधी सीट जो अगले 3 चरण में, आधी सीट 41 में से लगभग आधी सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो ये माहौल यहां से शुरू हुआ, आगे तक चला गया। अब खाली इसी प्रदेश की बात नहीं, लगभग हर प्रदेश में, राजस्थान जहां पिछली 2 बार का रिकॉर्ड था, पिछली बार तो बिल्कुल सारी की सारी थी, 100% स्ट्राइक रेट था उसका, वो अब आने वाली है कुछ सीटें, तो कुछ इधर की उत्तर भारत की और भी आने वाली है, तो वहां का भी यही माहौल। अगर वहां 10-12 सीट अगर भाजपा लूज कर रही है, मोटे तौर पर दिख रहा है, ज्यादा भी हो सकती है। मध्य प्रदेश से अगर सीट आ रही है, जो अभी रुझान बन रहा है, गुजरात से अगर 1-2 सीट निकल आए, तो आप समझ लीजिए बीजेपी के लिए बहुत खराब स्थिति देश में रहने वाली है। अच्छा, अब की बार जो शीर्ष नेता हैं उनके भाषण अगर हम सुने तो वो सुनने लायक नहीं है। कभी तो गाय का जिक्र, कभी भैंस का जिक्र, तो कभी जो है हिंदू और मुस्लिम का जिक्र कि भाई जो है मुस्लिमों को 15, अब नया बयान मोदी जी का आया। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो चाहते थे बीजेपी के लोग वही कर रहे हैं, यानी जिस तरीके से दिशा भटक चुके, उनके पास इस तरह लगता है कि उन्हें अपना कुछ बताने के लिए है ही नहीं। राहुल गांधी फिर वही 8,500 रुपए महीना, 1 लाख रुपए सालाना, 30 लाख नौकरियां, राहुल गांधी वही। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी की बातें लोगों के दिमाग में समझ आने लगी? देखो, चुनाव डिक्लेयर होने से लगभग 2 महीना पहले तक, जब वो नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, फिर जयंत ने पलटी मारी, तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि इंडिया गठबंधन के ही चुनाव में है भी। लगता ठीक है 10-5-20 सीट बढ़ जाएंगी और आराम से 300-350 सीट लेके बीजेपी दोबारा सरकार बना लेगी। लेकिन एक कामयाबी क्या रही उन लोगों की, इंडिया गठबंधन की, उन्होंने इस बार पिच खुद तैयार की और भाजपा को अपनी पिच पे खेलने पे मजबूर कर, अभी तक लगातार मजबूर कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा की पिच पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, भाजपा बार बार इनकी पिच पे लौट के आती है और हर बार वो गफलत में आते हैं। शीर्ष नेता मोदी जी हैं, उनका सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है। सच बात है, पूरी भाजपा मोदी जी कंधों में दिखाई देती है, जबकि ऐसा है भी नहीं। मोदी जी बार बार बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो बौखलाहट उनके उतरे हुए चेहरे इस साफ बता रहा है कि बीजेपी बहुत घनघोर संकट में है। फिलहाल स्थिति ज्यादा खराब है। अभी राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते एक बयान दिया कि भैया आने वाले अगले चरण में अब एक रोने की एक्टिंग होगी, जल्दी आप देख लेना। अब 2 दिन हुए नहीं, वो वीडियो वाराणसी से एक वीडियो आई और एक इंटरव्यू में एक पत्रकार महोदय से जो है वो एक न जाने क्या क्या, और वही, और अब उसको राहुल गांधी के उस भाषण को जोड़कर सोशल मीडिया पर पूरा वायरल किया जा रहा। हाँ, लगभग 10-12 दिन पहले मैंने खुद अपनी फेसबुक पे लिखा था, रोएगा कब, एक लाइन लिखी थी मैंने, रोएगा कब, बड़े कमेंट आए थे। तो ये सबको पता है, यानी आप ये देखिए मोदी जी इस कदर ओवर एक्सपोज हो चुके हैं कि वो कब क्या कदम उठाएंगे ये आम जन को पता है। कि अब ये रोएंगे, अब ये एक्टिंग करेंगे, अब ये एक्टिंग करेंगे, सबको ये जानकारी होगी। जब ये हालात देश में बन जाती है ना आम जनता के बीच में, तो फिर स्थिति ठीक नहीं रहती। और इस बार तो जो मैसेज था, अगर आपको याद हो, लगभग 1-1.5-2 महीने पहले मैंने 2 बात कही थी। एक तो मुस्लिम नहीं बटेगा, निसंदेह मुस्लिम बिल्कुल नहीं बटा। दूसरी बात मैंने कही थी कि जो दलित समाज है, संविधान बदलने का मैटर उनके लिए बहुत सेंसिटिव है। तब इस बात को कोई मानने को तैयार भी नहीं था। आज हर विश्लेषक, हर लीडर इस बात को कह रहा है
कि हाँ दलित के सामने ये चुनाव का मैटर, इसका संविधान का मैटर बहुत बड़ा मैटर बन गया। तो हो ये रहा है कि जहां जहां चुनाव में अगर जैसे यूपी में बसपा अगर कहीं मजबूत है, उन्हें लगा बसपा सीट निकाल सकती है, तो भले उधर गया हो, अदरवाइज वो सारा दलित का एक मेजर जो स्टेक है ऐसा जो लगता है कि नहीं कुछ परिवर्तन होना चाहिए और बसपा में दम नहीं है, तो वो गठबंधन के साथ चला गया। जो परंपरागत सोच का वोट जिन्हें हाथी दिखता है हाथी के साथ चला गया, भाजपा की तरफ नहीं गया। आप सहारनपुर सीट पर देख लीजिए, मेरे पास पक्की जानकारी है, 18 तारीख की रात में पंचायतें हुई है, मीटिंग हुई है सबकी, तुरंत फैसले हुए, सोशल मीडिया मजबूत है ये, और दलित का लगभग 40-30% वोटर सीधे गठबंधन यानी इमरान के साथ चला गया था। नहीं तो इमरान चुनाव में थोड़े कमजोर थे और मोटे तौर पर दिख ही रहे थे। माजी दलित चुनाव लड़ रहे थे, बसपा की टिकट पर लड़ रहे थे, पुरानी बसपा की सीट जीती हुई थी, लेकिन ये हुआ वहां के दलित को लगा माउंटेन को क्यों मुसलमान बंटवारा नहीं था कि शायद माजिद कमजोर रहेंगे, तो वो उधर चला गया। अभी पूरे देश में हुआ है, खाली ये सहारनपुर सीट का मैटर नहीं, पूरे देश में यही हो रहा है कि आमतौर पे मोटे तौर पर आप देखिए लगभग भाजपा के हर कैंडिडेट के सामने लगभग सिंगल कैंडिडेट है मजबूत। वो समर्थन में चाहे वो सपा का खड़ा है, चाहे वो कांग्रेस का खड़ा है, या वो आपका राजद का खड़ा है, या आपका उधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के किसी भी उसके नीचे खड़ा है, लेकिन एक सिंगल खड़ा हर जगह। 1-to-1 फाइट हो रहा है, 1-to-1 फाइट है। 1-to-1 फाइट में तो इस बार कहाँ चांस है? 37.5% वोट 2019 में पुलवामा के बाद लेकर के गए थे। अगर 7-8%, 5% को करीब तो एवरेज में कम ही हो रहा है वोटिंग, साफ दिख ही रहा है। 5% तो ये निकला, मोस्टली इसका हिस्सा ज्यादातर उन्हीं का गया जो भाजपा को वोट देते, जो वो लहर नहीं है। और अगर 3-4% और ट्रांसफर हो गया और वो ट्रांसफर होकर विरोध में चला गया तो 7-8 ये गया, 5 के करीब हो गया। मोटे तौर पर 8% वोट कम हो जाता है, जिसकी संभावना साफ नजर आ रही है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 29-30% पर आगे बीजेपी टिकती है। 29-30% का मतलब 180 सीट अधिकतम स्थिति। अच्छा लोगी जी, यहाँ लोगों ने है एक बात और संशय में है, जो अभी पिछले दिनों 2 चरण के बाद 11 दिन बाद कुछ मत प्रतिशत बढ़ाया गया था, तो लोगों के अंदर अब भी वो बना हुआ है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ न हो जाए। 89 सीटों का चुनाव हुआ था वो, तो उस पर लोगों के अंदर संशय है, भय है इस बात का कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखो ये तो बात सही है कि ऐसा नहीं है कि ईवीएम पे निरापद है, ईवीएम में खेल संभव है, लेकिन इस बार एक चीज और हुई है। इस बार चुनाव से पहले इतना जबरदस्त प्रेशर कुछ वकीलों ने किया, कुछ जनता ने किया, कुछ और लोगों ने किया, सोशल मीडिया ने किया, लगा कोर्ट में लगातार जाती, फिलहाल फिर एक रीट चली गई है। बिल्कुल इतने प्रेशर में चुनाव आयोग है कि मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा खेल वो करने की स्थिति में है। अब आप देखिए ये चुनाव का 5% के करीब वोट बैंक बढ़ा हुआ दिखा 11 दिन बाद, उसमें यूपी का कितना बढ़ा? 2 चरण हो चुके थे, यूपी का लगभग बढ़ा 0.37%, यानी चौथाई से थोड़ा सा ज्यादा, 4% से थोड़ा सा ज्यादा। राजस्थान में कितना बढ़ा? 1 से 1.25%। मध्य प्रदेश में कम बढ़ा, 3 स्टेट में ज्यादा बढ़ा, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। वहां की परिस्थिति चूंकि हमसे दूर है, वहां क्या परिस्थिति रही है, क्या स्थिति है, वो बढ़े हुए वोट का मतलब कहा जाएगा, हो सकता है उस बढ़े हुए वोट का फायदा विपक्ष को मिले नहीं, इंडिया गठबंधन को मिले, जरूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस बार बहुत ज्यादा इसका लाभ चुनाव आयोग उठा के भाजपा सरकार को दे पाएगा। वैसे भी आमतौर पर इजराइल भाई ये जो कहते हैं चुनावी मशीनरी सेटिंग करते हैं, ठीक है, संभव हो सकती है, लेकिन वो खेल कैसे करते हैं? आमतौर पर ये मानते हैं अगर ये एक विधानसभा के 100 बूथ हैं तो पहले कोई पार्टी हो, पहले ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने किया होगा, किया होगा उन्होंने, लाल आडवाणी ने सवाल उठाए थे इस पे, क्या करते हैं 30 बूथ है इनमें हम कभी नहीं जीत सकते, छोड़ दीजिए, हंगामा होगा। ये 30 बूथ है जिनमें हम कभी हार नहीं सकते, जरूरत नहीं है, बाकी 30 बूथ बचे। अब उसमें कितना कर पाएंगे यार, एक बार हार एक बार जीते तो चलो 5-6% का मार्जिन रख लेते हैं, लेकिन अगर मार्जिन वोटिंग में जनता ने ज्यादा दे दिया तो फिर 5-6% से कोई वैल्यू नहीं है। और जो मुझे इस बार लग रहा है, जो वोटिंग का जो पैटर्न में देख रहा हूं, वो लग रहा है शायद काफी ज्यादा मार्जिन रहेगा, तो मुझे लगता नहीं चुनाव आयोग बहुत ज्यादा घोटाला कर पाएगा। अभी हरेंद्र मलिक जी का एक वीडियो आया, उसमें उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि बताया जा रहा है कि चुनाव में कुछ धांधली होगी, कुछ गड़बड़ी होगी, तो उस पर उन्होंने भले तल्ख लहजे में कहा कि गड़बड़ करके दिखाइए, अब की बात पता लग जाएगा। तो आपको लगता है कि विपक्ष भी एक प्रेशर की जो है पॉलिटिक्स करेगा, यानी एक भीड़ बुतों की तरफ जहां मतदान केंद्र में उसके आसपास रखेगा? देखो मैं ये जो बयान आए, जिस तरह की बात चली, मैं इसका भविष्य में बहुत भयानक सिनेरियो देख रहा हूं। अगर किसी वजह से ऐसा कहीं हुआ तो आप कल का ही शायद बयान है उनका, वहां जो हेमंत शायद असम के मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री है बीजेपी का, विश्वास शायद उनका बयान था, तो उनका जो बयान का कुल लब्बे लबावे था कि हम ये जो मुगल कालीन की मस्जिद है हमने वहां तोड़ दिया, वहां उसका मंदिर, काशी का मंदिर बनेगा, ये बनेगा। तो उनका कहने का अर्थ ये था कि अगर हमें सीटें मिलती है तो हम ऐसा कुछ करेंगे,
तो मैं 3-4 साल पहले भी एक बात मैंने कभी फेसबुक पे लिखा भी था, आपस में चर्चा करता हूं कि चिंता इस बात की नहीं कि सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, बदलेगी तो क्या हुआ। चिंता इस बात की है कि जिन लोगों को जो सत्ता में पाने के लिए कोई भी खेल खेलने से कभी बाज नहीं आते, अगर वो सत्ता खो देते हैं तो वो फिर क्या करेंगे? वो माहौल गरमाएंगे। चूंकि बात तो अब हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि संगठन है उनके पास बहुत मजबूत, और वो खेल भी खेल पहले हमसे खेलते भी आए हैं। तो अगर कभी ऐसा खेल हुआ तो तब देश की स्थिति क्या होगी, और तत्कालीन सरकार उस समय जो सरकार होगी वो कैसे निपटेगी, वो कितने तजुर्बे से काम करेगी, क्या करेगी। हालांकि मैं उम्मीद रखता हूं भगवान सब ठीक ठाक रखेगा, सबको सब बुद्धि आएगी, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो भयानक सिनेरियो, उसको नुकसान बीजेपी या जो ये संगठन है इस तरह के जो सांप्रदायिक संगठन है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग हैं उनका बहुत नुकसान होगा। अंतिम और आखिरी सवाल, अब आपको लगता क्या है, 4 चरण हो चुके, 5वीं की तैयारी है, अब अभी तक इंडिया अलायंस लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है या एनडीए? देखो मेरा मानना यह है कि फिलहाल तक इंडिया गठबंधन प्योर मेजोरिटी की तरफ साफ साफ बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन, वो सिंगल पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन प्योर मेजोरिटी की तरफ लगभग पहुंच चुका है। अभी जो सीटें आने वाली है लगभग 154 सीट बाकी है। ये सीटें क्योंकि मोटा स्टेक इंडिया गठबंधन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इसमें आपका हरियाणा भी है, यूपी की 40 सीट है, पंजाब है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, हिमाचल है, ये पूरी बेल्ट है पूरी। इसमें तो सबको पता है विरोध कितना जबरदस्त है। तो ये लगभग मान करके चलिए कि इंडिया गठबंधन प्योर मेजोरिटी ठीक ठाक बढ़िया प्योर तक बहुमत में साथ मुझे दिखाई दे रहा। मोटे तौर पर अगर कहूं तो मुझे आज की तारीख में बीजेपी 180-220 सीट के बीच में की ठहरती हुई नजर आ रही है। और आखिर में जब 7 चरण हो चुके होंगे तब आपको, या फिर उसके लिए बाद में बात होगी? नहीं, मैं बताऊं कि जो फिलहाल जो लग रहा है ना कि 543 सीट पे चुनाव के बाद जो मोटा अनुमान मेरा है 180-220 के बीच में कहीं ठहरनी चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर किसी वजह से बीजेपी 230-35 सीट ले आई तो फिर पीएम कैंडिडेट मोदी तो नहीं रहेंगे। अच्छा, क्योंकि फिर बह के बाकी सीटें कहां से आएंगी अगर 50 सीट कम रहती है, यानी अगर 230 है तो 50 सीट चाहिए तो 42, लेकिन 50 को भी माना जाता है। 50 सीट कौन देगा? मोदी के नेतृत्व में 50 सीट कोई नहीं देगा, किसी बात की सीट है भी नहीं। एक चीज हो सकती है, गडकरी के नाम पे जो महाराष्ट्र की सीटें हैं वो मराठी अस्मिता के नाम पर गडकरी को समर्थन दे सकते हैं। वो पहले ऐसा कर चुके हैं। प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति बनी थी तब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे गए थे। तो मराठी अस्मिता के नाम पर हो सकता है भविष्य में ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, अगर 230 के बाद है तो केवल गडकरी ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये नौबत आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना पूर्वांचल के हालात मुस्तफा भाई ने बताए, और लोकेश जी ने देश के हालात बताए, किस तरीके से इंडिया और एनडीए गठबंधन आपस में एक होड़ लगी है सत्ता पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए अगली वीडियो देखने के लिए जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, नमस्कार।